हेलो बच्चों, हम स्टडी कर रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 जिसकी हेडिंग है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के लास्ट वीडियो में हमने जो भी इस चैप्टर में बेसिक है उन सबको कवर किया। जैसे कि हमने ये समझा कि इस अर्थ पे जितने भी एनिमल्स हैं वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि ये एनिमल्स जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर के बने होते हैं। अब ये जो एक से ज़्यादा सेल होती हैं इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन होता है और सेल्स मिलकर के बना लेती हैं टिश्यू। फिर टिश्यू मिलकर के बना लेते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन जो है वो मिलकर के बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिलता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि ये एनिमल्स जो हैं इनमें 4 टाइप के टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि ये 4 टाइप के जो टिश्यू होते हैं एनिमल्स में वो होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी की कवरिंग बनाएगा, जैसे कि हमारी स्किन, और साथ ही साथ में हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स है उनकी कवरिंग बनाने का भी काम करता है। इसके अलावा नेक्स्ट टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू, जो चीज़ों को कनेक्ट करने का काम करेगा, जैसे कि हमारी बॉडी में बोन्स हैं, कार्टिलेज है, ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। नेक्स्ट होता है मस्कुलर टिश्यू। ये मस्कुलर टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, लोकोमोशन इन सब में हेल्प करता है। और नेक्स्ट होता है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जो है वो बॉडी में इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की हेल्प करता है। और इस न्यूरल टिश्यू में मेन रोल होता है ब्रेन का और उसके साथ में स्पाइनल कोड का है। तो इस तरीके से 4 टाइप के टिश्यू होते हैं और ये मिलजुल करके है एक ऑर्गन बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और इस तरीके से एनिमल की बॉडी जो है वो काम करती है। ये बेसिक हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। आज हम इस चैप्टर में फ्रॉग को कंप्लीट करेंगे, जिसके बारे में उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी जो है वो सब कुछ हमें समझा रखी है। तो फ्रॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं फ्रॉग की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन की, फ्रॉग का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है, ये सारी बेसिक बात आपको एक साथ बता देती हूँ। मतलब हम फ्रॉग का बायोडाटा जो है वो तैयार कर लेते हैं। देखो, फ्रॉग जो है उसका किंगडम होता है एनिमेलिया। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग हैं उनको 5 किंगडम में बांट रखा है और इन 5 किंगडम में से एक किंगडम होता है एनिमेलिया, जिसमें मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म आते हैं। और ये मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स जो एनिमेलिया में आएंगे उनमें सेल वॉल एब्सेंट होगी और सारे के सारे मेंबर्स एनिमल किंगडम के हेटेरोट्रोफिक होंगे, मतलब अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं एनिमल किंगडम के मेंबर्स में। फ्रॉग का फाइलम जो है वो कोडेटा होता है। एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में बांटा गया है और सबसे हायर लेवल का जो फाइलम है वो कोडेटा फाइलम है। फिर कोडेटा फाइलम को भी 3 सब फाइलम में हम डिवाइड करते हैं, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा और एक होगा वर्टिब्रेटा। तो फ्रॉग का सब फाइलम वर्टिब्रेटा है। फिर बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन जो है वो उनका नेथोस्टोमा है, मतलब इनमें जोज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। सुपर क्लास जो है वो टेट्रापोडा होगी, मतलब 4 लिम्स देखने को मिलते हैं इसमें, फ्रॉग में। क्लास एम्फीबिया होगी और एम्फीबिया का मतलब होता है, एम्फी का मतलब होता है डुअल और बिया का मतलब होता है, बिया वर्ड जो है वो बायोस वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है लाइफ। मीन्स इनकी डुअल लाइफ होती है। ये एक्वेटिक, पानी में भी रह सकते हैं फ्रॉग, और अर्थ जो है, सोइल जो है वहां पर भी रह सकते हैं। फ्रॉग का ऑर्डर जो है वो एन्यूरा होता है। फ्रॉग की फैमिली रेनिडी होती है। फ्रॉग का जीनस राना होता है। फ्रॉग की स्पीसीज टिग्रीना होती है। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रॉग की स्पीसीज जो है वो राना टिग्रीना देखने को मिलती है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है कि क्या फाइलम है, क्या किंगडम है, क्या ऑर्डर है, ये सारी बेसिक बात अब मैंने बता दी है। अब हम एक एक करके फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। फ्रॉग फ्रॉग कैन लिव both on land and in fresh water and belong to class amphibia of phylum chordata। तो ये फाइलम क्या है, क्लास कौन सी है, ये सारा बेसिक आइडिया मैंने आपको एक साथ में दे दिया है। आप उसको समझ करके सारी चीज़ें रिलेट कर सकते हो। थोड़ा सा आप एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वहाँ पर जाकर के आप देखिए, तो ये चीज़ें आपके सारे रिलेट होंगी। ये जो मैंने अभी आपको इस तरीके सीक्वेंस में बताया ना, तो आप इसको एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में एक बार जाकर के अभी देखिए कि कहाँ पर कैसे सुपर क्लास है, कहाँ एम्फीबिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर रिलेट हो जाएंगी। कोडेटा फाइलम जब स्टार्ट हुआ है तो उसमें इस तरीके का डिवीजन जो है वो दे रखा है। ये डिवीजन वाला, सुपर क्लास वाला, क्लास वाला, ये सारा डिवीजन एक टेबल बना करके दे रखा है। वहां पर जाकर के आप इसको अभी अभी समझो, जिससे चीजें आपके और अच्छे क्लियर हों। तो बोल रखा है कि फ्रॉग जो हैं वो लैंड पर भी रह सकते हैं और फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं, और ये फाइलम कोडेटा की क्लास एम्फीबिया से बिलोंग करते हैं। एम्फीबिया का क्या मतलब है ये अभी मैंने आपको समझाया है।
द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रीना। इंडिया में फ्रॉग की जो सबसे कॉमन स्पीसीज है, बहुत सारी स्पीसीज देखने को मिलती है, जो सबसे मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो राना टिग्रीना है। They do not have constant body temperature, that is, their body temperature varies with the temperature of the environment. Such animals are called cold-blooded और poikilotherms. जो फ्रॉग होते हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली मेंटेन नहीं कर सकते हैं, उनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है, और ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड और पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स। इस अर्थ पे जो एवीज होते हैं, एवीज का मतलब है जो बर्ड्स होते हैं, और इसके अलावा मैमल्स जो होते हैं जिनमें हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी आते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं, ये होम्योथर्मिक होते हैं। ये दोनों के दोनों जो हैं वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन करते हैं, बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। You might have also noticed changes in the color of the frogs while they are in grasses and on dry land. आपने ऐसा देखा भी होगा कि जब फ्रॉग ग्रास एरिया पे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो ग्रीन कलर कर लेते हैं, और जब ड्राई लैंड पे होते हैं तो सॉइल के कलर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का कलर कर लेते हैं। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम देयर एनिमीज, और इसको बोलते हैं कैमफ्लेज। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कलर चेंज करने का जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं मिमिक्री। You may also know that frogs are not seen during peak summer and winter. आपने ऐसा देखा होगा कि हमेशा आपको फ्रॉग देखने को नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीट ईयर में हमेशा आपने फ्रॉग देखे होंगे। फ्रॉग जो है जब पीक समर और पीक विंटर होता है उस टाइम देखने को नहीं मिलता है, मैक्सिमम हमें रेनी सीजन में देखने को मिलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे टेक शेल्टर इन डीप बरो to protect them from extreme heat or cold. This is known as summer sleep estivation and winter sleep hibernation. ये दोनों टर्म आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि एस्टिवेशन क्या है, तो समर स्लीप को एस्टिवेशन बोलते हैं, हाइबरनेशन क्या है, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। जब पीक समर होता है उस टाइम भी वो डीप बरो में चले जाएंगे ताकि अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। डीप बरो मतलब जमीन को खोद करके उसमें गड्ढा बनाते हैं और उसमें वो चले जाते हैं। इसको समर स्लीप को बोल देते हैं एस्टिवेशन और विंटर स्लीप को बोलते हैं हाइबरनेशन। अब सबसे पहले बता रखी है फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर आप फ्रॉग का डायग्राम देखिए, ये फ्रॉग का हेड है, ये फ्रॉग की आई है। आई देखो ऐसा लग रहा है बल्ज्ड, जैसे बिल्कुल बाहर निकलने वाली हो रही हो। ये फ्रॉग का ट्रंक है और ये फ्रॉग के 4 लिम्स हैं, जिसमें आगे वाले जो लिम्स होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं और पीछे वाले जो लिम्स होते हैं उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं। डायग्राम का जो मार्किंग है वो कर रखी है एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ फ्रॉग। अच्छा, यहाँ पर लेटरल साइड पे आपको इस तरीके की ऐसी एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखती है जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करती है। एक इस साइड होगी और एक जो है वो इस साइड होगी। ये स्ट्रक्चर जो है वो टिम्पेनम होती है, जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करती है। हमारी बॉडी में आप देखो, टच करके देखो बाहर से, ईयर के नाम पे ईयर पिन्ना है, ये जो बाहर आपको दिख रहा है ना ये ईयर पिन्ना है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है फ्रॉग में। अब हम पढ़ लेते हैं कि फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी क्या है। मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि बाहर से जो आपको ऑर्गन दिख रहे हैं एनिमल में, उन सब की आप स्टडी कर लो। हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? क्या कभी आपने फ्रॉग की स्किन को टच करके देखा है? कभी आप टच करके देखना, काफी स्लिपरी होती है, काफी एकदम से ऐसे जैसे चिकनी चिकनी ऐसे लगेगी। द स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। म्यूकस के प्रेजेंस होने की वजह से इनकी स्किन जो है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। ड्यू टू मतलब AR क्वेश्चन बन गया, असर्सन रीजन वाला क्वेश्चन बन गया। ये आपको दे देंगे असर्सन में, और ये रीजन में म्यूकस की जगह मान लो यहाँ पर दे देंगे एक ऑयल ग्लैंड्स। ये रीजन जो है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से एनसीईआरटी में जहां जहां पर इस तरीके से ड्यू टू, बिकॉज ऐसे स्टेटमेंट दे रखे हैं, मतलब वो असर्सन रीजन के अच्छे क्वेश्चन वहां से बन जाते हैं। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन्ड इन ए मॉइस्ट कंडीशन। स्किन को हमेशा मेंटेन किया जाता है मॉइस्ट कंडीशन में फ्रॉग के द्वारा। द कलर ऑफ डोर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ओलिव ग्रीन विद डार्क इरेगुलर स्पॉट। देखो, इस लाइन को समझने से पहले यहाँ पर दे रखा है कि डोर्सल साइड का कलर जो है वो ओलिव ग्रीन और उसके ऊपर इरेगुलर स्पॉट होते हैं, और वेंट्रल साइड पे स्किन जो है वो यूनिफॉर्मली, कोई स्पॉट नहीं होता, एक जैसी जो है वो हल्के पीले कलर की होती है। तो पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि डोर्सल साइड किसको बोलेंगे और
वेंट्रल साइड किसको बोलेंगे। मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को मान लो ऐसे पुल डाउन किया तो ये ऑर्गेनिज्म इस तरीके से जो है वो ले डाउन कर जाएगा। तो इसका ये जो नीचे का साइड होता है ना, ये इसका साइड हो जाएगा वेंट्रल साइड। इसका ये जो ऊपर का साइड हो जाएगा इसको बोलेंगे डोर्सल साइड। आप तो ऐसे मानो कि अपने आप को उल्टा लेट करके मानो, तो हमारा जो सामने हमारा जो टमी वाला जो पार्ट है बॉडी का, वो हमारा वेंट्रल साइड है, और हमारा जो बैक साइड है जहां पर हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, वो हमारा क्या है, डोर्सल साइड है। इस तरीके से खुद से रिलेट करके आप चीजों को याद कर सकते हो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब इट थ्रू द स्किन। फ्रॉग जो है वो कभी भी वाटर को नहीं पीते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, बट लेकिन हमेशा अपनी स्किन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। जो फ्रॉग की जो बॉडी होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो हेड होता है और एक ट्रंक होता है। ए नेक एंड टेल आर एब्सेंट। नेक भी एब्सेंट होगी और टेल भी एब्सेंट होगी। देखो नेक एब्सेंट होने का एक बेसिक रीजन ये हो सकता है कि फ्रॉग जो है वो लीप करते हैं, जंप करते हैं, कूदते हैं एक जगह, तो बॉडी का बैलेंस बनाने में दिक्कत हो सकती है, इसकी वजह से उनमें नेक एब्सेंट होती होगी। और जो टेल है, भले ही टेल जो है वो अडल्ट फ्रॉग में एब्सेंट होती है, लेकिन इसका जो लार्वा होता है जिसको हम टेडपोल बोलते हैं, उसमें टेल प्रेजेंट होती है। Eyes are bulged and covered by a nictitating membrane that protects them while in water। ये देखो आई देखो ऐसे लग रही है bulged, मतलब ऐसे उभरी हुई बाहर की तरफ निकली हुई, और इन आईज के ऊपर एक पतली मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इनको कवर कर लेती है जब ये वाटर में होते हैं, जो इसकी आईज को कवर करने का काम करती है, वाटर में प्रोटेक्शन देने का काम करती है, और इसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। On either side of eyes, a membranous tympanum ear रिसीव साउंड सिग्नल्स। ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई कैसे लेटरल साइड पे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसको टिम्पेनम बोलते हैं, और वही इनके ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं, और यही टिम्पेनम जो है वो साउंड सिग्नल्स को रिसीव करती है। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग। देखो स्विमिंग का मतलब होता है तैरना, वॉकिंग का मतलब होता है चलना, और लीपिंग का मतलब होता है कूदना, उछलना, और बरोइंग का मतलब होता है खोदना। तो इन चारों कामों में इनके फोर लिम्स और हाइंड लिम्स जो हैं वो हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आप देखिए कि फोर लिम्स तो कौन से वाले हैं, जो आगे वाले हैं वो तो फोर लिम्स बोलते हैं, और जो पीछे वाले हैं उनको बोलते हैं हाइंड लिम्स। देखो फ्रॉग जो है वो टेट्रापोडा सुपर क्लास में आता है, और टेट्रापोडा सुपर क्लास वो सुपर क्लास है जिसमें 2 पेयर लिम्स हो, 2 जोड़ी क्या हो, पाँव हो। हम मैमल्स जो हैं, ह्यूमन जो है मैमल्स में आता है, और मैमल्स जो है वो भी टेट्रापोडा सुपर क्लास में आता है। हमारे में 2 लिम्स जो हैं वो हाथ की तरह बिहेव करते हैं जो फ्रीली है, और 2 हमारे लेग्स की तरह बिहेव करते हैं जिनकी वजह से हम चलते हैं। तो ये जो फोर लिम्ब होता है ना, इसमें 4 ही डिजिट होती है। देखो नॉर्मली अगर मैं ह्यूमन की बताऊं तो ह्यूमन के हाथ में इस तरीके से एक थंब होगा, और फिर जो है वो 4 जो है वो क्या होती है, फिंगर्स होती हैं। तो इनका जो फोर लिम्ब होता है ना फ्रॉग का, उसमें थंब जो है वो एब्सेंट होगा, 4 ही डिजिट जो हैं, 4 ही फिंगर्स जो हैं प्रेजेंट होगी। लेकिन जो हाइंड लिम्स होता है इसमें पांचों डिजिट जो हैं, इनमें पांचों डिजिट जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं। ये डिफरेंस है दोनों में। एक डिफरेंस क्या होता है, फोर लिम्ब में जो है वो वेब नहीं होता, लेकिन हाइंड लिम्स में जो इस तरीके की वेब लाइक स्ट्रक्चर होगी जो इसको स्विमिंग करने में हेल्प करता है। The hind limbs end in 5 digits and they are larger and muscular than forelimbs that end in 4 digit। जो बात मैंने अभी समझाई कि फोर लिम्ब में 4 डिजिट होंगी, हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होंगी। फोर लिम्ब के कंपैरिजन में हाइंड लिम्ब जो हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, मस्कुलर होते हैं, जो इसको हेल्प करते हैं, किसको, फ्रॉग को। फीट हैव वेब डिजिट दैट हेल्प इन स्विमिंग। फ्रॉग के जो फीट होते हैं उनमें जाल होता है, वो वेब्ड होते हैं जो उनकी स्विमिंग करने में हेल्प करते हैं। फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमोर्फिज्म का मतलब ये है कि अगर हम फ्रॉग को बाहर से देखें तो हम इजीली बता सकते हैं कौन सा तो मेल फ्रॉग है और कौन सा फीमेल फ्रॉग है। 2 तरीके हैं। मेल फ्रॉग जो होगा उसमें साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक होगी। जो आप टर्टर की आवाज़ सुनते हो ना फ्रॉग की, वो सिर्फ मेल कर सकता है, फीमेल नहीं कर सकती। तो ये एक वोकल सैक जो है, जो साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक है, वो सिर्फ मेल फ्रॉग में देखने को मिलते हैं। और दूसरा जो मेल फ्रॉग होता है उसमें जो फोर लिम्ब की जो फर्स्ट डिजिट होगी उसमें एक कोपुलेटरी पैड होता है, इस तरीके की पैड होता है जिसकी वजह से वो फीमेल फ्रॉग पर अच्छी ग्रिप बना पाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो
तो ये डिफरेंस होता है मेल फ्रॉग में और फीमेल फ्रॉग में। तो क्वेश्चन अगर ये आए कि मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग में क्या डिफरेंस है तो आप इजीली बता सकते हो। Frog exhibit sexual dimorphism. Male frog can be distinguished by the presence of sound-producing vocal sac and also a copulatory pod on the first digit of the forelimb, which are absent in a female frog. फीमेल फ्रॉग में ये एब्सेंट होंगे, साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक भी और फोर लिम के जो फर्स्ट डिजिट है उसमें कोपुलेटरी पैड भी, और मेल फ्रॉग में ये प्रेजेंट होंगे। तो ये हमने मॉर्फोलॉजी देख ली है फ्रॉग। एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि अगर आप इंटरनल लेवल पर जाकर के किसी की स्टडी करो, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। देखो फ्रॉग की जो बॉडी कैविटी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ऑर्गन सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिलता है। एनिमल्स में अगर मैं बताऊं तो बेटा एनिमल किंगडम को 11 फाइलम में हम डिवाइड करते हैं। 11 फाइलम में भी ऐसा नहीं है कि फर्स्ट फाइलम से ही ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया था। फर्स्ट फाइलम का नेम आता है पोरीफेरा। इसमें सिर्फ और सिर्फ सेल्स एक जगह इकट्ठी होकर के मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाती हैं। उसके बाद में धीरे धीरे टिश्यू डेवलप होता है, फिर जो है वो ऑर्गन डेवलप होते हैं। ऑर्गन सिस्टम जो है वो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एस्केलमेंथिस से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। एस्केलमेंथिस फाइलम है, वहां से कहानी स्टार्ट होती है सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम की। तो फ्रॉग में जो ऑर्गन सिस्टम है अलग अलग टाइप के और अच्छे से वेल डेवलप्ड है, जिसमें डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है। एक एक सिस्टम के बारे में बता दूं तो डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प करेगा कि जो फूड ये खाएगा उस फूड को डाइजेस्ट करने में। सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वाला सिस्टम आएगा कि जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है, जो भी बॉडी में वेस्टेज है उनको तो पकड़ करके हर सेल के पास से एक्सक्रीटरी पार्ट्स या अदर अदर जो सिस्टम है उनके पास लेकर के जाना और डाइजेस्टेड फूड को। सर्कुलेटरी सिस्टम का ये काम है कि जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी की हर सेल के पास पहुंचाना और सेल में जो भी वेस्टेज बन रहा है उसको पकड़ करके हर अलग अलग ऑर्गन के पास में पहुंचाना। रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाना और जो CO2 बनी है उसको बॉडी से बाहर निकालना। इसमें कौन सा सिस्टम कैसे काम करेगा वो इसमें आएगा। नर्वस सिस्टम मतलब कि जो न्यूरल टिश्यू है, स्टार्टिंग मैंने बताया था कि एनिमल में 4 टाइप के टिश्यू होते हैं और टिश्यू मिलकर के ही ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो नर्वस में आ जाएगा कि न्यूरॉन्स जो हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इंफॉर्मेशन को पहुंचाते हैं। एक्सक्रीटरी मतलब बॉडी में जो नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा है उसको कैसे निकाला जाता है उसके बारे में। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब रिप्रोडक्शन वाले प्रोसीजर जो है, कौन से ऑर्गन्स, क्या क्या ऑर्गन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो वेल डेवलप्ड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक तो एलिमेंट्री कैनाल होगी, ऐसे मान लो एक तो एलिमेंट्री कैनाल, और एक उसको सपोर्ट करने के लिए जगह जगह पर क्या होंगी, डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगी। द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोरस एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड। अभी लाइन क्यों समझाई गई है, देखो ये बोला गया है कि फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस होते हैं। कार्निवोरस का मतलब ये है कि फ्रॉग जो है वो किसी अदर एनिमल को खाएंगे, प्लांट जो है उसको नहीं खाते हैं। देखो प्लांट जो होते हैं ना उनमें जो सेल होती है उस सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा टफ होता है। तो वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग जो प्लांट्स को खाते हैं उनमें इंटेस्टाइन वाला रीजन जो है वो काफी लॉन्ग होता है क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा टफ होता है। तो फ्रॉग जो है वो कार्निवोरस है और एक अदर एनिमल को डाइजेस्ट करना काफी ज्यादा इजी है क्योंकि एनिमल की जो सेल होती है उनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, जिसकी वजह से जब ये कार्निवोरस है फूड को डाइजेस्ट करना इजी है तो इंटेस्टिनल वाला रीजन जो है वो शॉर्ट होगा। रीजन मैंने आपको बता दिया है। The mouth opens into the buccal cavity that leads to the esophagus through pharynx। अगर इस सीक्वेंस को मैं आपको बताऊं तो जो फ्रॉग है उसमें सबसे पहले माउथ होगा। माउथ जो है वो ओपन करेगा बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी जो है वो ओपन होगी फेरिंग्स में और फिर फेरिंग्स जो है वो ओपन होगी ईसोफेगस में। ये जो ईसोफेगस है इससे पहले 3 कहानी हो रह जाएंगे, माउथ, बक्कल कैविटी और फेरिंग्स, और फिर ईसोफेगस आएगी। Esophagus is a short tube that opens into the stomach, which in turn continues as the intestine, rectum, and finally opens outside by the cloaca।
बोला गया है कि ये ईसोफेगस जो है वो एक छोटी सी ट्यूब है, जो ईसोफेगस के बाद में क्या आएगा, स्टमक आएगा। स्टमक जो है वो रेगुलर रहेगा किसमें, इंटेस्टाइन वाले रीजन में। इंटेस्टाइन जो है वो लास्ट में रेक्टम में आएगा, और रेक्टम जो है वो ओपन होगा किसमें, क्लोएका में। देखो ये जो फ्रॉग होता है, इसकी बॉडी में अगर मैं ओपनिंग्स की बात करूं जहां से वेस्टेज निकलना है, वो एक ही ओपनिंग है, और उसी ओपनिंग में इनका फीकल मैटर आकर के रखा जाएगा, इन्हीं का जो यूरिन है वो रखा जाएगा, इनकी बॉडी में जो गैमेट्स बन रहे हैं वो आकर के रखे जाएंगे, और इन सब की जब बॉडी से बाहर पासिंग आउट होंगे सब, तो एक ही ओपनिंग से जो है वो बाहर निकलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर जहां पर ये आकर के सब कुछ रखे जाएंगे, इसको बोलते हैं क्लोएका, और क्लोएका की वो ओपनिंग जिसके थ्रू बॉडी से सारी चीजें बाहर निकलेंगी उसको बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। इस डायग्राम के थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं। अब देखो यहां पर देखिए, अब देखो यहां पर देखिए, देखो ये तो हमने एलिमेंट्री कैनाल की बात कर ली, लेकिन इस एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन कैसा होगा, इसको लेकर के कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि लीवर प्रेजेंट होता है, और लीवर जो है वो बाइल जूस का सिक्रेशन करेगा, जो बाइल एक्स्ट्रम बनेगा वो गोल ब्लैडर में स्टोर होगा। इसके अलावा इनकी बॉडी में जो है वो पेनक्रियाज देखने को मिलता है, और पेनक्रियाज जो है वहां से और जो लीवर है उससे जो भी सिक्रेशन होगा वो एक कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो इंटेस्टिनल वाले रीजन में आकर के एडअप होंगे और डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। बाइल जो है जो लीवर से निकलता है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा, और पेनक्रियाज से जो चीजें निकलेगी वो हेल्प करेंगी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। हमने कुछ भी कहानी जो है वो नहीं पढ़ी कहाँ पर, माउथ में डाइजेशन को लेकर के फ्रॉग में। देखो फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है, तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि लीवर सीक्रेट बाइल दैट इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ये मैंने आपको बता दिया कि ये लीवर है और ये सीक्रेट करेगा बाइल जूस, और जो बाइल जूस है वो स्टोर होगा गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज ए डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेनक्रियाज एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट होते हैं पेनक्रियाटिक जूस, और ये डाइजेशन में हेल्प करेंगी। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब्ड टंग। फ्रॉग की जो टंग होती है वो अपनी जैसी नहीं होती ऐसी, फ्रॉग की जो टंग होगी वो ऐसी होगी, दो लोब प्रेजेंट होते, एक लोब ये और एक लोब ये। Digestion of food takes place by the action of hydrochloric acid and gastric juices secreted from the walls of the stomach. फूड का सबसे पहले जो डाइजेशन होगा वो स्टमक में होगा, और स्टमक की वॉल जो है वो कुछ जूसेज का सिक्रेशन करेगी, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सम गैस्ट्रिक जूसेज, और ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करेंगी। अब यहाँ पे फूड का जो हल्का फुल्का डाइजेशन हुआ स्टमक में, वो उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को बोलते हैं काइम। Partially digested food called chyme is passed from stomach to the first part of the small intestine. Small intestine के first part में फिर फूड को भेजा जाएगा, जो फूड हल्का फुल्का डाइजेस्ट हुआ है किसमें, स्टमक में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको बोलते हैं ड्यूडेनम। द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल, जिस पार्ट में सबसे पहले फूड जाएगा स्टमक से निकल करके, वहीं पर जूस आएंगे कहाँ से, लीवर से सिक्रेट होने वाला बाइल और पेनक्रियास से सिक्रेट होने वाला पेनक्रियाटिक जूस। द ड्यूडेनम रिसीव्स बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाटिक जूसेस फ्रॉम द पेनक्रियाज थ्रू ए कॉमन बाइल डक्ट। एक कॉमन जो है वो डक्ट के थ्रू ये सारा जूस जो है वो आएगा कहाँ पे, ड्यूडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। क्या क्या आएगा, एक तो बाइल जूस आएगा और एक पेनक्रियाटिक जूस आएगा, और दोनों की एक ही ओपनिंग होगी। बाइल जो है वो हेल्प करेगा फैट को इमल्सिफिकेशन करने में। इमल्सिफिकेशन का मतलब करना होता है कि जो बड़ी सी यूनिट है फैट की उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दे। बाइल इमल्सिफाइज फैट एंड पेनक्रियाटिक जूसेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बाइल जो है जो लीवर से सिक्रीट हो रहा है और गोल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, वो फैट को इमल्सिफिकेशन करने में हेल्प करेगा, और पेनक्रियाटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फाइनल डाइजेशन टेक प्लेस इन द इंटेस्टिन। फिर लास्ट में जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन जो है वो इंटेस्टिन में होता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टिन कॉल्ड विलाई एंड माइक्रोविलाई। एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी स्ट्रक्चर जो है
जैसे अपने में भी होती है। हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है तो फूड डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन वाले रीजन में ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिनको विलाई या फिर माइक्रोविलाई बोलते हैं। और ऐसी ही स्ट्रक्चर किसमें प्रेजेंट है, जो फ्रॉग है उसके भी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। इन स्ट्रक्चर को या तो विलाई बोल देते हैं या फिर माइक्रोविलाई बोल देते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि ऐसी स्ट्रक्चर जो है वो सिर्फ एनिमल सेल में ही देखने को मिलती है, प्लांट सेल में देखने को नहीं मिलती है। द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्स इनटू द रेक्टम एंड पासेज आउट थ्रू क्लोएका। जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट है वो रेक्टम में आ जाता है और फिर क्लोएका के थ्रू जो है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब तक हमने फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन कैसे होता है, फ्रॉग जो है वो ब्रीदिंग कैसे करता है, O2 बॉडी के अंदर कैसे लेगा और जो CO2 बॉडी में बन रहा है उसको बॉडी से कैसे बाहर निकालेगा। फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन द वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड। जब फ्रॉग सोइल पर होते हैं तब अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं और जब वाटर में होते हैं तब अलग तरीके से रेस्पिरेशन करते हैं। इन वाटर स्किन एक्ट एज एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। जब फ्रॉग वाटर में होंगे तो उनकी स्किन जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करती है और जब रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू हो ऐसे रेस्पिरेशन को क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज्ड थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। अब वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो स्किन के थ्रू बाय डिफ्यूजन बॉडी के अंदर आएगी। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कोई भी सब्सटेंस जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब यहाँ पर मान लो वो सब्सटेंस ज़्यादा है, यहाँ पर सब्सटेंस ज़्यादा है और जब ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें आती हैं तो इस टाइम में एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, चीज़ें सिर्फ हायर से लोअर की तरफ इजीली आ जाती हैं। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो जो वाटर जिसमें फ्रॉग प्रेजेंट है वहाँ पर ऑक्सीजन जो डिजोल्व है वाटर में वो उसका कंटेंट ज़्यादा होगा और जो फ्रॉग की बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट कम है तो यहाँ से ज़्यादा से कम की तरफ ऑक्सीजन आ रही है। ये तो CO2 और O2 का मूवमेंट है हायर से लोअर, जिसको डिफ्यूजन बोल देते हैं। अगर वाटर का मूवमेंट हो ऐसे हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ तो इसको बोल देते हैं ओस्मोसिस। दोनों अलग अलग टर्म है, ध्यान में रखना है। और जब लैंड पे होगा फ्रॉग तब कैसे कैसे रेस्पिरेशन करेगा तो उसके टाइप हैं द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो स्किन होती है ना तब भी उसके थ्रू जो है वो रेस्पिरेशन कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि फ्रॉग का कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो दोनों ही टाइम एक्वेटिक और लैंड एरिया पर वो रहे तो रेस्पिरेशन में हेल्प कर सकता है, तो इसमें आंसर आ जाएगा स्किन। बकल कैविटी, स्किन और लंग्स जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं, कब, जब वो लैंड पे है। द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगर लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है तो उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं पल्मोनरी। अभी बताया कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन क्या होगा, जब स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो, और जब लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो तो बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। द लंग्स आर ए पेयर ऑफ elongated पिंक कलर्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द अपर पार्ट ऑफ द ट्रंक रीजन, मतलब थोरैक्स वाले पार्ट में है। बोला गया है कि लंग्स कैसे हैं, एक पेयर है मतलब एक जोड़ी है, मतलब दो है, पिंक कलर के हैं, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है और बॉडी का जो अपर पार्ट है, ट्रंक में भी जो अपर रीजन है, थोरैक्स वाला रीजन है, वहां पर प्रेजेंट है। एयर एंटर्स थ्रू द नोस्ट्रिल इनटू द बकल कैविटी एंड देन टू लंग्स। बोला गया है कि एयर जो है वो नोस्ट्रिल के थ्रू बकल कैविटी में आएगी और उसके बाद में जो है वो लंग्स में जाएगी। एक्चुअली ये होता है कि जब फ्रॉग ब्रीदिंग करता है तो उस टाइम क्या करेगा, नोस्ट्रिल से जैसे ही एयर बकल कैविटी में आएगी वैसे ही फ्रॉग जो है वो अपने माउथ को बंद कर लेता है, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है और जब प्रेशर क्रिएट होगा तो एयर जो है वो एंट्री करेगी लंग्स की तरफ। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस थ्रू स्किन। और जब एस्टिवेशन और हाइबरनेशन, हाइबरनेशन मतलब विंटर में स्लीप में जाए, एस्टिवेशन मतलब जब समर में स्लीप में जाए, कौन, फ्रॉग, तो उस टाइम वो स्किन के थ्रू अपना रेस्पिरेशन का प्रोसीजर करता रहता है। तो स्किन हर जगह काम आ रही है, जब एस्टिवेशन हाइबरनेशन में जा रहा है तब भी काम आ रही है, जब वो एक्वेटिक एरिया में प्रेजेंट है, पानी में प्रेजेंट है तब भी काम आ रही है, और जब लैंड पे प्रेजेंट है तब भी काम आ रही है। द वस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप।
तो सबसे पहले तो आप ये समझिए क्लोज टाइप क्या होता है। तो इस लाइन में ये बोला गया है कि फ्रॉग का जो वस्कुलर सिस्टम होता है, वस्कुलर सिस्टम मतलब ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो वेल डेवलप्ड है और क्लोज टाइप है। क्लोज टाइप का मतलब जैसा कि हमारे में है, हमारे में हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली ब्लड के कॉन्टेक्ट में नहीं आते। कैसे नहीं आते हैं? हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो पत्ती पत्ती ट्यूब्स में फैल रहा है, और ये जो ट्यूब्स हैं इनको बोल देते हैं ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, जैसे कि ये वेन्स हो सकती हैं, जैसे कि ये कैपिलरीज हो सकती हैं, और जैसे कि ये आर्टरी हो सकती हैं। तो ये बॉडी में पतली पतली ट्यूब्स फैली हुई हैं जिनके थ्रू बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ब्लड से जो भी न्यूट्रिएंट्स बॉडी में सर्कुलेट होते हैं तो ब्लड की कैपिलरीज जो हैं वो हर सेल के पास में इनको पहुंचाने का काम करेंगे। ब्लड में न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट ज़्यादा होगा, सेल में कम होगा, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मूव करेंगे। उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। सो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ये कहानी चलती रहेगी। अब ऐसे ही सेल में कुछ वेस्टेज बन रहा है, तो यहाँ पर हायर कॉन्सेंट्रेशन में है सेल में और ब्लड में कम है, तो हायर से लोअर की तरफ ब्लड में ये वेस्टेज चला जाएगा। ठीक है, ऐसी ही कहानी किसमें होती है? फ्रॉग में होती है। अब क्या होता है कि जब ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सेल के पास आ रहे होते हैं, उस टाइम ब्लड का कुछ पार्ट जो है वो निकल करके इस एक्स्ट्रा वाले पार्ट में भर जाएगा। अब इस तरीके से अगर हर सेल के पास में ब्लड का कुछ पार्ट निकलता रहा तो ब्लड की जितनी क्वांटिटी है बॉडी में, जैसे कि ह्यूमन में बोलते हैं कि हेल्दी पर्सन में 5 लीटर ब्लड होता है, ऐसे तो हर सेल के पास में ब्लड का कुछ पार्ट निकलेगा तो ब्लड तो कम हो जाएगा, क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो इस जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को स्टोर करके दोबारा से मेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में ऐड करने का जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को, उस सिस्टम को हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। और ये जो फ्लूइड, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है जो ब्लड के बाहर निकल गया है ना सेल में पहुंचा है, इसको बोलते हैं लिम्फ। ठीक है, तो ऐसा ही सिस्टम जो है, जो क्योंकि इसमें भी क्या होता है, फ्रॉग में भी क्लोज सिस्टम होगा, तो जब इस तरीके से ब्लड निकल करके सेल के पास आएगा तो कुछ एक्स्ट्रा फ्लूइड यहाँ पर निकल जाएगा, तो उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए ये सिस्टम इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो क्लोज सिस्टम समझा दिया, लिम्फ सिस्टम क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। फ्रॉग हैव ए लिम्फेटिक सिस्टम ऑल्सो, तो जो अभी मैंने समझा है वही बात है कि फ्रॉग में ब्लड सिस्टम तो है ही, उसके साथ साथ लिम्फेटिक सिस्टम भी है। द ब्लड वस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। ब्लड वस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और ब्लड होता है। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ, लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स। और लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं और लिम्फ नोड। हार्ट इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में, जैसे कि अभी हमने देखा कि कौन कौन लोकेटेड है, लंग्स लोकेटेड है फ्रॉग में, वो भी बॉडी कैविटी के अपर पार्ट में, थोरैक्स के अपर पार्ट में लोकेटेड है। इट हैज 3 चैम्बर्स। फ्रॉग का जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर का बना होता है, बल्कि ह्यूमन में जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्ड होता है। सबसे पहले मैं आपको फ्रॉग के जो हार्ट की स्ट्रक्चर है वो समझा देती हूँ। फ्रॉग में हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 एट्रिया होते हैं और 1 वेंट्रिकल होता है। अगर मैं ह्यूमन हार्ट से कंपेरिजन करूँ तो ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। तो ये राइट एट्रिया होगा, लेफ्ट एट्रिया होगा और ये वेंट्रिकल हो जाएगा। अगर हम बात करें तो इनकी हार्ट में 2 एक्स्ट्रा चैम्बर होते हैं जो ह्यूमन में प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक तो इनमें एक्स्ट्रा चैम्बर होगा जिसमें जिसमें कंप्लीट बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के पहले फिल होगा, और ये वेन्स जो हैं वो ब्लड लेकर के जो आ रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो पहले अपना ब्लड यहाँ पर डंप करेंगी और फिर ये ब्लड जो है वो राइट एट्रियम में एंट्री करेगा। फिर यहाँ से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल में जाएगा। अब जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकलना है तो भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको बोल देते हैं कोनस आर्टीरियोसिस। ये टर्म आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो एक्स्ट्रा चैम्बर है ना जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के फिल हो रहा है, इसको बोल देते हैं साइनस विनोसस। ऐसे चैम्बर ह्यूमन में नहीं देखने को मिलते हैं। सेम ऐसे ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से जब आएगा तो वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा और फिर कहाँ पे मिक्स हो जाएगा? वेंट्रिकल में। तो मतलब इनकी बॉडी में जो ब्लड है वो मिक्स होकर के बाहर निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी, क्योंकि इनमें ब्लड में से ऑक्सीजन को मिक्स करना, ब्लड में ऑक्सीजन को मिक्स करना और CO2 को बाहर निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि इनकी बॉडी में स्किन के थ्रू जो है भी रेस्पिरेशन देखने को मिलता है, तो स्किन के थ्रू भी O2 इनकी बॉडी में आ सकती है और CO2 बाहर निकल सकती है। तो ये हमने इनके हार्ट की स्ट्रक्चर को समझा है। ऐसा हार्ट होता है फ्रॉग में। आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया मैंने दे दिया है ताकि चीजें आपके समझ में आए।
It has 3 chambers, 2 atria and 1 ventricle and is covered by a membrane called pericardium. हार्ट जो है वो एक मेम्ब्रेन से कवर होगा जिसको पेरिकार्डियम बोलेंगे. A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium. It receives blood through the major veins called vena cava. The ventricle opens into a sac-like structure, conus arteriosus, on the ventral side of the हार्ट. हार्ट के आगे की साइड जो है वो क्या प्रेजेंट होगा? कोनस आर्टीरियोसस. ये कोनस आर्टीरियोसस से तो वेंट्रिकल जुड़ा हुआ है और साइनस विनोसस से जो है वो राइट एट्रियम जुड़ा हुआ है. The blood from the heart is carried to all parts of the body by the arteries, arterial system. ठीक है, जो हार्ट से ब्लड जो है वो सम कंप्लीट बॉडी के पास जो पहुंचेगा, कंप्लीट सेल्स के पास पहुंचेगा, तो वो आर्टरीज के थ्रू बोलेगा पहुंचेगा. इसको बोलते हैं आर्टेरियल सिस्टम. The veins collect blood from different parts of the body to the heart and form the venous system. Veins जो हैं वो हर सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कैरी करेंगी और हार्ट की तरफ लेकर के जाएंगे. इसको बोल देते हैं venous system. Special venous connection between liver and intestine as well as kidney and the lower parts of the body are present in a frog. बोला गया है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या फिर वो ब्लड जिसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है और अदर वेस्टेज ज़्यादा है, तो हर पार्ट से ऐसा सिस्टम डेवलप हो रखा है कि वहाँ से जो भी वेस्टेज जनरेट हो रहा है उसको ब्लड जो है वो लेकर के आ पाए. स्पेशल वीनस The former is called hepatic portal system and the latter is called renal portal system. किसके लिए बोला गया है? लीवर से जो कनेक्टिविटी है, लीवर से जो ब्लड का सर्कुलेशन करने का जो प्रोसीजर है उसको तो बोलते हैं हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और किडनी से जो कनेक्शन कर रखा है उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम. द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड सेल्स. मतलब जैसे हमारे में भी जो ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऐसा ही किस में होता है? फ्रॉग में होता है. ब्लड सेल्स आर आरबीसी और इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को व्हाइट ब्लड सेल ल्यूकोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को रेड ब्लड सेल भी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स मतलब अपने में जो सेल्स होती है ना वो भी किसमें, वो भी वैसी किसमें होती है? फ्रॉग में होती है. आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड. ह्यूमन में जो मैच्योर आरबीसी होती हैं वो ई न्यूक्लिएटेड, मतलब उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, लेकिन इनकी आरबीसी में न्यूक्लियस होगा. एंड कंटेन रेड कलर्ड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. तो हमारा जैसा ब्लड होता है वैसा ही किसका होता है? रेड कलर का फ्रॉग का होता है. द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. लिम्फ डिफरेंट ही होगा क्योंकि मैंने आपको समझाया कि लिम्फ क्या है. यहाँ से जो ब्लड में से कुछ चीजें निकल करके, कुछ पार्ट निकल करके यहाँ जाए तो कलरफुल नहीं होगा, कुछ प्रोटीन्स नहीं होंगे, ऐसी चीजें जो है देखने को मिलती है. इट लैक्स फ्यू प्रोटीन्स एंड आरबीसी. तो लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस होता है. द लिम्फ इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. लिम्फ जो है वो ब्लड से डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा, क्योंकि पूरा ब्लड जो है वो यहाँ से निकल करके थोड़ा ना यहाँ पे ऑर्गन के पास आ रहा है, कुछ पार्ट आता है. ठीक है. और लिम्फ जो है वो कलरलेस होता है, इसमें आरबीसी नहीं होती है क्योंकि द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, गैसेज एंड वाटर टू द रेस्पेक्टिव साइड ड्यूरिंग द सर्कुलेशन. ब्लड में क्या क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होंगे, गैसेज होगा, वाटर होगा, जो हर ऑर्गन के पास उसको पहुंचाना है, और ऑर्गन में जो भी वेस्टेज बना है उसको पकड़ करके लेकर के आना है. द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इज अचीव्ड बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द मस्कुलर हार्ट. ब्लड का ये जो सर्कुलेशन फ्रॉग की बॉडी में देखने को मिल रहा है, ये उनका हार्ट जो पंप करता है उसकी वजह से देखने को मिल रहा है. अब हम बात करेंगे फ्रॉग के एक्सक्रीटरी सिस्टम की. तो फर्स्ट लाइन है, द एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इज कैरीड आउट बाय ए वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम. जिस तरीके से हमने जब एनाटॉमी की शुरुआत की तभी हमने फर्स्ट लाइन में देखा था कि जो फ्रॉग होता है उसमें वेल डेवलप्ड सिस्टम देखने को मिलते हैं, तो उसी लाइन को प्रूव करती हुई लाइन है कि फ्रॉग में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो भी वेल डेवलप्ड है, और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट जो है उसका एलिमिनेशन होता है. The excretory system consists of a pair of kidney, ureter, cloaca and urinary bladder. Excretory system में क्या क्या होता है? 1 पेयर किडनी मीन्स 2 किडनी, 2 यूरेटर, 1 क्लोइका और 1 यूरिनरी ब्लैडर. ये आपको ध्यान में रखना है. These are compact, dark red and bean-like structures situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. बोला गया है कि एक किडनी जो है वो डार्क रेड कलर की होती है और बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, और बॉडी कैविटी में वर्टिब्रल कॉलम की पीछे जो बैकबोन है ना उसके दोनों साइड में थोड़ा सा बॉडी कैविटी में पीछे की साइड लोकेटेड होती है.
Each kidney is composed of several structural and functional unit called uriniferous tubules और nephrons। जैसा कि हमारी किडनी में भी, ह्यूमन की किडनी में भी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है, उसके नेफ्रॉन है। वैसे ही यहाँ पर भी नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं दोनों किडनी में, और इन्हीं नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। टू यूरेटर्स इमर्ज फ्रॉम द किडनी इन द मेल फ्रॉग। मेल फ्रॉग में दो यूरेटर जो हैं वो किडनी से इमर्ज होकर के बाहर आते हैं। द यूरेटर्स एक्ट एज यूरिनोजेनाइटल डक्ट विच ओपन्स इनटू द क्लोइका। और जो मेल फ्रॉग होता है ना, उसमें यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। ये मेल जो फ्रॉग है उसका डायग्राम है। ये जो स्ट्रक्चर है ये किडनी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये टेस्टिस है, और ये जो टेस्टिस होता है वो इस तरीके से बाइंड होता है और अटैच होता है किडनी के अपर वाले पार्ट से। और यहाँ पर ये जो टेस्टिस है इससे 10 से 12 वासा इफ्रेंशिया निकलती हैं, और ये वासा इफ्रेंशिया जो है वो एंटर करती हैं किडनी के अंदर। किडनी के अंदर एंटर करके बिडर्स कैनाल में ओपन होंगी, और फिर बिडर कैनाल जो है वो यूरेटर में जाकर के मर्ज होगा, और फिर दोनों जो स्ट्रक्चर है भाई, टेस्टिस से क्या बनेगा, मेल गैमेट बनेगा, और जो किडनी है उसमें क्या बनेगा, यूरिन बनेगा। मतलब दोनों का एक्सक्रीशन जो है वो किडनी से फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू होगा। मतलब एक ही डक्ट के थ्रू गैमेट जाएंगे और एक ही डक्ट के थ्रू जो है वो यूरिन जाएगा। इसलिए इस यूरेटर को क्या बोल देते हैं, यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोल। एक ऐसी डक्ट जिसमें यूरिन और गैमेट्स दोनों देखने को मिलते हैं। ऐसा सिर्फ मेल फ्रॉग में देखने को मिलता है, फीमेल फ्रॉग में ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर डायग्राम देखिए, फीमेल फ्रॉग में जो किडनी होती है उससे यूरेटर बाहर निकलते हैं, वन पेयर, और ये यूरेटर जो है उनमें यूरिन जो है वो आता है किडनी से और फिर एंटर करता है किसमें, क्लोइका में। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ओवरी दिख रही होगी। ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है। वैसे देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे किडनी से अटैच है, लेकिन ये किडनी से अटैच नहीं, किडनी से सेपरेट है यहाँ पर ओवरी। और ओवरी से जो ओवा निकलेंगे उनको कलेक्ट करने के लिए ओविडक्ट होती है, और इसकी सेपरेट ओपनिंग होती है यहाँ पर क्लोइका में। इस तरीके से कहानी होती है फीमेल फ्रॉग में। और मेल फ्रॉग में यूरिन और गैमेट एक ही डक्ट से, और फीमेल फ्रॉग में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर सेपरेटली डक्ट होती है, दोनों अलग अलग, यूरिन के लिए भी और फीमेल गैमेट के लिए भी। तो ये बातें मैंने आपको समझा दी है। अब आपकी ये चीज़ें, ये पिक्चर जो है वो और अच्छे से क्लियर होगी। तो यूरेटर जो है उसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट बोलते हैं, जो क्लोइका में ओपन होता है। ये बात बोली जा रही है सिर्फ मेल फ्रॉग के लिए। इन फीमेल्स द यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोइका। फीमेल फ्रॉग में फीमेल फ्रॉग में यूरेटर और ओविडक्ट जो है वो सेपरेटली क्लोइका में ओपनली होती है। क्लोइका के बारे में मैंने बता ही दिया कि एक मीडियम चैम्बर होता है जिसमें बॉडी की सारी ओपनिंग्स आकर के इसमें खुलती हैं, और फिर एक कॉमन ओपनिंग के थ्रू जो है ये बॉडी का सारा वेस्टेज या गैमेट जो भी है वो इस ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर निकलेंगे, और इस ओपनिंग को बोलते हैं क्लोइकल अपर्चर। The thin-walled urinary bladder is present ventral to the rectum, which also opens in the cloaca. अब आप इस डायग्राम को देखोगे तो यहाँ पर ये जो यूरिनोजेनाइटल डक्ट है वो क्लोइका में ओपन हो रहे हैं, ओके। और ये जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब यहाँ से यूरिन आ रहा है तो यूरिन आकर यहाँ पर स्टोर क्यों हो रहा है। देखो, जो फ्रॉग है उसमें वाटर के बैलेंस बनाने के लिए यूरिन जो है वो यहाँ पर स्टोर होता है, ताकि अगर बॉडी में वाटर की कमी हो तो यहाँ से दोबारा से वाटर को रीअब्सॉर्ब किया जा सके। इसलिए यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो एक यूरिनरी ब्लैडर होता है जो रेक्टम के वेंट्रल साइड पे होगा और क्लोइका में ओपन होगा। द फ्रॉग एक्सक्रीट यूरिया एंड दस इज ए यूरियोटेलिक एनिमल। फ्रॉग जो है वो यूरिया एक्सक्रीट करता है और इसको यूरियोटेलिक एनिमल बोलते हैं। Excretory waste are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted. अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, कौन सा, यूरिया, ये किडनी तक लाया जाता है ब्लड के थ्रू। फिर ब्लड में से इसको फिल्टर कर लिया जाता है किडनी से, और बचे हुए ब्लड को वापस भेज दिया जाता है बॉडी में और सर्कुलेशन के लिए हार्ट के पास में, ठीक है। और फिर ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको किडनी जो है वो यूरिन के थ्रू पास आउट करती है। The system for control and coordination is highly evolved in the frog. बॉडी को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं।
एक तो नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा होता है किसी केमिकल के थ्रू। वो केमिकल जो बॉडी के अदर अदर ऑर्गन्स को, उनकी जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल करें, तो उन केमिकल्स को बोल देते हैं हॉर्मोन्स। और ये हॉर्मोन्स जो हैं वो अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड से एक्सक्रीट आउट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड किसको बोलते हैं ये अभी मैं आपको समझाऊंगी। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन फ्रॉग। तो वही सेम लाइन जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि फ्रॉग में सारे के सारे सिस्टम जो हैं वो अच्छे से डेवलप्ड है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम भी फ्रॉग में काफ़ी अच्छा डेवलप है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दोनों की दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं कि जो न्यूरल सिस्टम, न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाएगी वो भी, और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो सीक्रेट करेंगी हॉर्मोन्स, उनके थ्रू भी। The chemical coordination of various organs of the body is achieved by hormones which are secreted by endocrine glands. तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है वो हार्मोन के थ्रू हो रहा है, और हार्मोन को सीक्रेट कर रही हैं बहुत सारी अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड। The prominent endocrine gland found in frog are pituitary, thyroid, parathyroid, thymus, pineal body, pancreatic islets, adrenal and gonads। वो ही ग्लैंड जो हैं जो लगभग ह्यूमन में देखने को मिलती हैं। और गोनेड का मतलब होता है कि मेल में तो टेस्टिस और फीमेल फ्रॉग में ओवरी। द नर्वस सिस्टम इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो नर्वस सिस्टम होता है फ्रॉग का, उसमें एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आएगा? ब्रेन आएगा, और फिर ब्रेन से ही अटैच होती हुई स्पाइनल कोड आ जाएगी। ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कोड हो गई। ए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। अब ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ क्रेनियल नर्व्स होंगी, और स्पाइनल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए कुछ नर्व्स होंगी, उनको बोल देंगे स्पाइनल नर्व्स। एंड एन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये होता है कि हमारी बॉडी के वो ऑर्गन्स जिनमें जब कंडीशन कैसी हो कि अचानक से कुछ बॉडी में हो जाए, तो उनको किस तरीके से कंट्रोल कोऑर्डिनेशन किया जाता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब सिंपैथेटिक कंडीशन में, और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन मतलब नॉर्मल कंडीशन में। तो फ्रॉग जो होता है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है, और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी होता है। देयर आर 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। ये जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो फ्रॉग में 10 पेयर्स होती है, मतलब 10 इस साइड होंगी और 10 इस साइड होंगी। ह्यूमन में ये 12 पेयर्स होती है। 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन ए बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। ब्रेन जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर में एनक्लोज होता है, और इस बोनी स्ट्रक्चर को ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम के नाम से जानते हैं। ब्रेन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है फ्रॉग का, ह्यूमन की तरह ही, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इंक्लूड्स olfactory lobes, paired cerebral hemispheres and unpaired diencephalon। तो जो फोर ब्रेन होता है उसमें ओल्फैक्टरी लोब होंगे, पेयर्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर होंगे, और अनपेयर्ड एंसेफेलॉन होंगे। ये जो वर्ड है ना, ये फोर ब्रेन के पार्ट है। द मिड ब्रेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। एक पेयर जो है वो ऑप्टिक लोब होते हैं मिड ब्रेन में। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरेबेलम एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। हाइंड ब्रेन में जो है वो सेरेबेलम होगा, मेडुला ओब्लोंगेटा होगा। ह्यूमन के हाइंड ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला ओब्लोंगेटा। मेडुला ओब्लोंगेटा passes out through the foramen magnum and continues into spinal cord which is enclosed in the vertebral column। तो जो मेडुला ओब्लोंगेटा है वो फोरमन मैग्नम के थ्रू पास आउट होता है, और फिर रेगुलर करेगा स्पाइनल कोड में। स्पाइनल कोड जो है वो एक बोनी स्ट्रक्चर में एनक्लोज रहेगी, और वो क्या होती है? वर्टिब्रल कोलम, रीढ़ की हड्डी, बैक बोन। तो ये हमने फ्रॉग का जो केमिकल एंड कंट्रोल सिस्टम है उसके बारे में हमने स्टडी कर ली है। अब हम बात करेंगे कि फ्रॉग में कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप ऑफ सेंस ऑर्गन, नेमली सेंस ऑफ टच, टच का सेंस होता है जिसको सेंसरी पेपिली बोलते हैं। टेस्ट का जो है सेंस होता है, टेस्ट बड होते हैं। स्मेल का होता है, नेजल एपिथेलियम बोलते हैं उसको। विजन का आईज से होता है, और हियरिंग का होता है टिप मैटम से विद इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर होगा, और बाहर पर देखने के लिए ऐसी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। आई जो होती है ना, उसके बिल्कुल साइड में इस तरीके से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है जिसको टिम्पेनम बोलते हैं। यही ईयर को रिप्रेजेंट करता है फ्रॉग में। मतलब जैसे अपने में ईयर पिन्ना होता है ना बाहर जो स्ट्रक्चर है, वैसा उनमें कुछ भी नहीं होता है फ्रॉग में। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर आर द रेस्ट and the rest are cellular aggregation around nerve endings। बोला गया है
कि ये जो भी सेंस ऑर्गन है, आईज, इंटरनल ईयर्स, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है और बची हुई जो है वहाँ पर क्या होती है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए नर्व एंडिंग्स इकट्ठी हुई रहती है। Eyes in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in a skull. These are simple eyes possessing only one unit. आइज के नाम पे बल्ज आई होती है जो बाहर निकली रहती है और एक पेयर होती है। एक्सटर्नल ईयर इज एब्सेंट, बाहर का जो कान है ईयर पिन एब्सेंट होता है। ओनली टिम्पेनम कैन बी सीन एक्सटर्नली, बाहर से आप इस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को देख सकते हो। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, बॉडी को बैलेंस करने का काम करता है। बॉडी को बैलेंस करने का काम जो है वो आप ऐसे मानो कि ईयर में इंटरनल पार्ट और साथ ही साथ में ब्रेन का जो सेरेबेलम वाला पार्ट है, ब्रेन जो है वो मिलजुल करके बॉडी में बैलेंस बनाने का काम करता है। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर डायग्राम दिखा देती हूँ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाए थे कि जो मेल फ्रॉग है उसमें टेस्टिस जो हैं वो किडनी से अटैच होते हैं अपर पार्ट पे, और फिर जो टेस्टिस हैं उनसे वासा इफ्रेंशिया निकलती हैं 10 to 12 पेयर इस तरीके की। ये जो वासा इफ्रेंशिया है वो एंट्री करेंगी किडनी में और ओपन होंगी बिडर्स कैनाल में। फिर बिडर कैनाल जो है वो ओपन होगी किसमें, बिडर कैनाल और किडनी की जो ओपनिंग है वो मिलकर के बनाएंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट, और फिर ये ओपन हो जाएगी किसमें, क्लोएका में, और फिर क्लोएकल अपर्चर के थ्रू गैमेट्स जो हैं वो बॉडी से बाहर निकलेंगे। फीमेल की अगर हम बात करें तो फीमेल में लग ऐसा रहा है कि ओवरी जो है वो किडनी के कांटेक्ट में है पर बिल्कुल सेपरेट है। किडनी का अलग अपना काम है, किडनी से देखो यूरिन का फॉर्मेशन होगा, यूरेटर निकल रहे हैं और आकर के क्लोएका में ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर ये जो ओवरी है इससे ओवा बनेंगे, मतलब फीमेल गैमेट बनेगा। इसको कलेक्ट करने के लिए ओविडक्ट है अलग से जो है वो डक्ट प्रेजेंट है, और फिर ये डक्ट जो है वो गैमेट को ला करके कहाँ रख देगी, क्लोएका में रख देगी। तो ये मेल और फीमेल जो है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम हमने देख लिया। फ्रॉग्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में भी और फीमेल में भी वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। Male reproductive organs consist of a pair of yellowish ovoid testes which are found adhered to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesochium। तो यहाँ पर बोला गया है कि मेल वाला जो टेस्टिस होता है वो किडनी के अपर पार्ट में लोकेटेड है और अटैच है किडनी से। कैसे अटैच है, इस तरीके से डबल फोल्ड होती है, एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं, यहाँ दे रखा है देखो, पेरिटोनियम, और जब ये डबल फोल्ड हो करके अटैच करने में हेल्प करती है तो उसको बोल देंगे मेसोकियम। वाशा इफ्रेंशिया आर 10 to 12 इन नंबर दैट अराइज फ्रॉम टेस्टिस, टेस्टिस से 10 से 12 में पतली पतली ट्यूब्स निकलती हैं और इनको बोलते हैं वासा इफ्रेंशिया। दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन्स इनटू बिडर्स कैनाल। तो ये जो वासा इफ्रेंशिया है 10 to 12, एक टेस्टिस से 10 to 12 वासा इफ्रेंशिया निकलेंगी और फिर ये निकल करके किसमें, किडनी में एंटर कर जाएंगी और किडनी में फिर ये ओपन होंगी ये वासा इफ्रेंशिया बिडर्स कैनाल में। फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम आउट ऑफ द किडनी एंड ओपन्स इनटू द क्लोएका। इसके बाद में यूरिनोजेनाइटल डक्ट के थ्रू जो है ये कम्युनिकेट करेंगी, जो किडनी से बाहर आएगा और फिर क्लोएका में ओपन होगा। द क्लोएका इज ए स्मॉल मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर। तो क्लोएका जो है वो एक छोटा सा मीडियम चैम्बर है जिसका यूज किया जाता है फीकल मैटर को, यूरिन को और स्पर्म्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए। मतलब स्पर्म यहाँ पर मेल गैमेट की बात कर रही है, फीमेल गैमेट जो है उसको निकालने के लिए भी क्या चाहिए, क्लोएका चाहिए। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ ओवरीज। फीमेल रिप्रोडक्टिव में क्या क्या होगा, एक पेयर ऑफ ओवरीज होगी। ओवरीज आर सिचुएटेड नियर किडनीज एंड देयर इज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। किडनी के पास है ओवरी लेकिन किडनी से कोई फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। A pair of oviduct arising from the ovaries opens into the cloaca separately। दोनों ओवरी के पास में अपना अपना ओविडक्ट है जो ओवा जो है उनको कलेक्ट करेंगे और फिर क्लोएका में उसको लेकर के आएंगे। ए मैच्योर फीमेल कैन ले 2500 to 3000 ओवा एट ए टाइम। एक बार में एक फीमेल फ्रॉग जो है वो 2500 से 3000 ओवा जो है उनको ले डाउन कर सकती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल फ्रॉग से स्पर्म निकलेगा और फीमेल फ्रॉग से एग निकलेगा।
दोनों वाटर में रिलीज होंगे और वाटर में फिर इनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। टेक्स प्लेस इन वाटर, वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ए लार्वल स्टेज कॉल्ड टेडपोल, इसमें लार्वल स्टेज होगी जिसको बोलते हैं टेडपोल। और ये जो अडल्ट फ्रॉग होता है ना उसमें टेल एब्सेंट होती है, लेकिन ये जो टेडपोल होता है इसमें टेल प्रेजेंट होती है। टेडपोल अंडरगोज मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म द अडल्ट। देखो लार्वा से अडल्ट बनने के बीच में जो जो स्टेप होते हैं उन सब को मिलाकर के बोल देते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो टेडपोल लार्वा हो गया और अडल्ट फ्रॉग बनने के बीच में जो जो स्टेप होंगे उनको मिलाकर के बोल दिया मेटामॉर्फोसिस, कि टेडपोल जो है वो मेटामॉर्फोसिस के थ्रू अडल्ट में कन्वर्ट होगा। अब बता रखा है कि फ्रॉग का क्या क्या बेनिफिट है। तो फ्रॉग आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड, ह्यूमन के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट देने वाला है फ्रॉग, क्योंकि रीजन दे रखा है तो इतना सर्सन रीजन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दे ईट इंसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द क्रॉप। फ्रॉग जो है वो बहुत सारे इंसेक्ट को खा लेता है जिससे क्रॉप जो है एग्रीकल्चर जो है वो काफी ज्यादा बेनिफिट होता है, फार्मर को काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। Frog maintain ecological balance because they serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. इकोसिस्टम में बहुत सारी फूड चेन चलती हैं। फूड चेन का मतलब ये है कि मान लो यहाँ पर फूड प्रेजेंट है, ये प्लांट है, इसने फूड बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फिर मान लो इसको किसी गोट ने खाया, गोट को किसी लोयन ने खा लिया। दूसरी बार अगर हम बात करें तो मान लो ये जो है वो प्लांट है, इस प्लांट को जो है वो किसी इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को जो है वो किसी स्नेक ने खाया, और स्नेक जो है उसको किसी ईगल ने खाया, और फिर ईगल जो है उसको मान लो जो है वो कोई लेपर्ड ने खा लिया, किसी लोयन ने खा लिया। इस तरीके से कहानी कंप्लीट हो गई कहानी। ये अलग अलग फूड चेन चल रही है फूड चेन। तो ये फूड चेन आपस में क्या हो गई, कनेक्ट हो गई, इसको बोल देते हैं फूड वेब। तो फ्रॉग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारी फूड चेन में प्रेजेंट होता है जो आपस में कनेक्टेड होकर के अच्छा इकोसिस्टम बनाने में हेल्प करती है। इन सम कंट्रीज द मस्कुलर लेग ऑफ फ्रॉग आर यूज्ड एज फूड एज बाय मैन। बहुत सारी कंट्रीज में इसकी जो हाइंड लिम्ब होती है ना, जो मस्कुलर लेग होती है, उनको खाया भी जाता है, तो फूड के फॉर्मेट में भी यूज आता है। तो ये बेनिफिट हो गया फ्रॉग का। अब हम इस चैप्टर की समरी देख लेते हैं। समरी में लिख रखा है कि सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन ए वे दैट एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज ए होल एंड एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर। ये बोला गया है कि किसी भी एनिमल की बॉडी में सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इस तरीके से मिल बांट करके उन्होंने काम को डिसाइड कर रखा है जिससे डिवीजन ऑफ लेबर भी दिखता है और कंप्लीट बॉडी जो है वो भी सर्वाइवल कर पाती है। ऑर्गन सिस्टम मैंने बार बार आपको बताया है कि सिर्फ एनिमल में ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है। अब टिश्यू की डेफिनेशन दे रखी है। ए टिश्यू इज डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ सेल्स अलोंग विद इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग वन और मोर फंक्शंस इन द बॉडी। टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं और इन सेल्स के बीच में इस तरीके का इंटरसेलुलर सब्सटेंस भरा होता है, तब जाकर के सेल्स किस में कन्वर्ट होती हैं। ये सेल्स जो हैं वो मिलकर के फिर बना लेती हैं टिश्यू, और टिश्यू जो है वो या तो एक फंक्शन या एक से ज़्यादा फंक्शन को बॉडी में परफॉर्म करता है। अब देखो जो एनिमल्स होते हैं उसमें 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, तो एक के बारे में यहाँ पे बता रखा है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये शीट लाइक टिश्यू होता है और लाइनिंग करता है, लाइनिंग द बॉडी सरफेस एंड इट्स कैविटीज। बॉडी में जहां जहां पर खाली जगह है उनको लाइनिंग करता है, डक्ट्स को, ट्यूब को, इन सब की लाइनिंग कौन करता है, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल हैव वन फ्री सरफेस फेसिंग ए बॉडी फ्लूइड और द आउटसाइड एनवायरमेंट। बोला गया है कि जो एपिथेलियल टिश्यू, मैंने बोला कि एपिथेलियल टिश्यू क्या कर रहा है, अभी मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू क्या करेगा, या तो बॉडी की कवरिंग करेगा या बॉडी में कहीं पर भी खाली जगह है उसकी कवरिंग करेगा। तो इसका एक सरफेस जो है, अब बॉडी की अपनी स्किन बनाएगा तो एक सरफेस हमारे बाहर के एनवायरनमेंट को हमेशा टच में रहेगा, स्किन हमेशा बाहर के एनवायरनमेंट को टच करेगी। बॉडी में मान लो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके इंटरनल जो है वो लाइनिंग बना रहा है, तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड भरे रहेगा उसके कॉन्टेक्ट में रहेगा। तो यही तो बात बोली गई है कि या तो बॉडी फ्लूइड के कॉन्टेक्ट में रहता है इस एपिथेलियल टिश्यू का एक सरफेस, या फिर एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में रहता है। Their cells are structurally and functionally connected at junctions. ये जो सेल्स इसमें होती है ना, ये आपस में फंक्शनली भी और स्ट्रक्चरली भी जो है वो जंक्शंस के थ्रू कनेक्टेड होती है। अब बताया गया है फ्रॉग के बारे में। इंडियन बुल फ्रॉग राना टिग्रिना इज द
कॉमन फ्रॉग फाउंड इन इंडिया। राना टिग्रीना जो है वो सबसे कॉमनली पाया जाता है इंडिया में। फ्रॉग की जो बॉडी है वो स्किन से कवर होती है। म्यूकस ग्लैंड जो है वो स्किन पे प्रेजेंट होती है ताकि जो स्किन है वो हाईली वेस्कुलराइज्ड हो और रेस्पिरेशन में हेल्प कर सके, वाटर में भी और लैंड पर भी। फ्रॉग की जो बॉडी है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है, हेड में और ट्रंक में, लेकिन फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसमें टेल भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा फ्रॉग में एक मस्कुलर टंग होती है और ध्यान में रखना है कि जो टंग है वो बाइलोब्ड होती है, विच इज बाइलोब्ड एट द टिप एंड इज यूज्ड इन कैप्चरिंग द प्रे। और इसका यूज किया जाता है प्रे को, जो भी शिकार है उसको पकड़ने के लिए। एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस होती है, स्टमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, रेक्टम होती है और रेक्टम जो है वो क्लोएका में ओपन होती है। इसके अलावा मेन डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है फ्रॉग में लीवर और पेनक्रियाज। फ्रॉग जो है वो वाटर में रेस्पिरेशन करता है स्किन के थ्रू और जब लैंड पे रहता है लंग्स के थ्रू। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होता है जिसमें सिंगल सर्कुलेशन देखने को मिलता है। सिंगल सर्कुलेशन इसलिए बोला गया है कि इनके हार्ट में एक तरीके से ब्लड एक बार एंटर हो रहा है और एक बार ही जो है वो वेंट्रिकल से एग्जिट होता है। ठीक है, वैसे एंट्री जो है वो एट्रिया में दो बार होती है, यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और इस लेफ्ट एट्रिया में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आकर के जो है वो एंटर होता है। आरबीसी जो है वो न्यूक्लिएटेड होती है। ह्यूमन की आरबीसी, ह्यूमन की मैच्योर आरबीसी जो है वो ई न्यूक्लिएटेड होती है, उनमें न्यूक्लियस की कमी होती है। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है सेंट्रल में, पेरिफेरल में और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में। यूरिनोजेनाइटल, द ऑर्गन्स ऑफ यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आर किडनी एंड यूरिनोजेनाइटल डक्ट। एक्सक्रीटरी के लिए किडनी होगी वन पेयर, यूरेटर होंगे। मेल फ्रॉग में यूरेटर जो है वो ही यूरिनोजेनाइटल डक्ट की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि उसी से यूरिन और उसी से मेल गैमेट पास होता है और ये फिर ओपन होंगे क्लोएका में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर टेस्टिस होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक पेयर ओवरीज होगी। फीमेल जो है वो एक बार में 2500 से 3000 एग ले डाउन कर सकती है। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट जो है वो भी कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट आर एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन हुआ और बॉडी के बाहर ही डेवलपमेंट हो रहा है, इसलिए बोला गया है। वैसे डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो। द एग्स हैच इनटू टेडपोल्स विच मेटामॉर्फोसिस इन इनटू एग्स। एग से जो है वो टेडपोल निकलेंगे और फिर मेटामॉर्फोसिस एक्टिविटी के थ्रू जो है वो अडल्ट फ्रॉग बनता है।